हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यूथ पब्लिकेशन का सामान्य विज्ञान है, उसका बायोलॉजी वाला सेक्शन से देखेंगे जीव विज्ञान का। इसमें से हम 1 से 50 तक सारा क्वेश्चन देख लिए थे। आज 50 से आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो 100 तक देखेंगे। 50 क्वेश्चन का कलेक्शन लाते हैं हम इसमें, जो कि सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, जो पिछला एग्जाम ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी सारा क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का, जो 50 तक देख लिए थे। आज 50 से आगे वाला क्वेश्चन हम इसमें से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो उत्तक कहा जाता है। तो इस बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तक के लिए। तो आप इतना याद रखिए, जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है। तो ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है, रक्त और हड्डी। याद रखिएगा, रक्त तो तरल संयोजी है, लेकिन वो अगर यहाँ पे तरल ऑप्शन में नहीं है तो ये हड्डी और रक्त दोनों ही संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसीलिए जब बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की परत पपड़ीदार उपकला से बनी होती है, जिसको हम स्केवे माउस एपिथेलियम भी बोलते हैं। मुंह की परत डैश से बनी होती है, तो पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बना होता है, तो ये वसा से बना होता है। ये पूछा जाता है बहुत बार कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश के उत्तक से बना होता है, तो वसा उत्तक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। तो हड्डी एक संयोजी उत्तक है। रक्त रहता है तो वो भी एक संयोजी है, लेकिन रक्त तरल संयोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो हड्डी है। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो संयोजी उत्तक पाए जाते हैं हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? तो इसमें से सभी पशु उत्तक होता है। पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ये चारों ही पशु उत्तक है। जो जंतु उत्तक है, इसमें पादप उत्तक नहीं है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है, लेकिन बोर्ड इसका आंसर अभी नहीं दिया था, इसलिए इसका चारों आंसर हम सही मानेंगे। पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक सारा ही जंतु उत्तक है। तो इसमें पशु उत्तक नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 है हमारा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? ये त्वचा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। तो संयोजी उत्तक में जो मैट्रिक्स होता है, इसी में कोशिकाएं में मैट्रिक्स सन्निहित भी होती है। तो आप याद रखिए संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल पूछे तो हड्डी और रक्त संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एक संयोजी उत्तक, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है हमारे शरीर की सबसे बाह्य परत। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? एपिडर्मिस है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तो तंत्रिका कोशिका जो है संयोजी उत्तक नहीं है। अस्थि, उपास्थि, रक्त, ये संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है। और मेनली पूछे तो हड्डी और रक्त, यहाँ अस्थि, उपास्थि और रक्त तीनों संयोजी उत्तक है, लेकिन तंत्रिका और कोशिका संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट हमारा, स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़े के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है, तो अस्थायी होता है। ये जो एपिथेलियम फेफड़े के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता है, अस्थायी रूप से होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कोशिका
से त्वचा बनी होती है? तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। बाहरी को बोलते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो उत्तक एपिथेलियम उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, एपिथेलियम उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो पूछा जाता है किस प्रकार के उत्तक ग्रंथियां बनाती है? तो एपिथेलियम प्रकार के उत्तक। नेक्स्ट हमारा, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो ये आयत फल की, जिसको हम क्यूबाइडल बोलते हैं, आयत फल की जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। तो आयत फल की, ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा, डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ये एपिथेलियम प्रकार के उत्तक, बहुत बार पूछा गया ये। हिस्टामिन स्राविक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो हिस्टामिन संयोजी उत्तकों में पाया जाता है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो ये संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। अवकाशोतक यानी एरोलियर टिश्यूज डैश के बीच एक पूरक उत्तक यानी फिलर टिश्यूज का काम करता है। तो त्वचा और मांसपेशियों में करता है ये। तो अवकाशोतक के डैश के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। तो ये त्वचा और मांसपेशियां, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक। तो रुधिर एक लाल संवहनीय उत्तक है, आरबीसी। इसमें ध्यान में रखिए, डी नंबर में लाल रुधिर कणिकाएं भी है। तो आप इसको नहीं, ए सी नंबर इसका सही आंसर। रुधिर जो होता है ये लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है हमारा, डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग एपिथेलियम भी बोलते हैं। ऊपर में क्वेश्चन आया था, तो आप ध्यान में रखिएगा। एपिथेलियम अंग्रेजी का भी देता है, कभी इसका हिंदी भी देता है। तो एपिथेलियम उत्तक ग्रंथियां निर्माण करती है, या हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसको वाहिका बोलेंगे। डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम ये संवहन पुल का निर्माण करते हैं। जो जाइलम जो पादप जगत में जल पौधे जड़ से लेके पत्ती तक लेके जाती है, और फ्लोएम उसका भोजन। तो अब ध्यान में रखिए, डैश उत्तक पुल का बनाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट हमारा, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम वाहिका से, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त यानी फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी से मिलकर बना है। यानी चालनी नलिकाएं से बना है, सहकोशीय से बनाया, और फ्लोएम तंतु से बनाया है। तो बी नंबर इसका सही आंसर है कि फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त सभी से मिलकर बना है ये। नेक्स्ट हमारा, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा ये मृदु उत्तक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा उत्तक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा का अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो नारियल का जो बाहरी भाग होता है ये स्क्लेरेनकाइमा का जो कठोर होता है और मृत भी होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, इरेनकाइमा। तभी चारों देखेंगे हम इसमें, और ये बहुत बार पूछा जाता है। ये चारों जो अस्थायी उत्तक है, और जाइलम और फ्लोएम एक अस्थायी उत्तक था। आप ध्यान में रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमा एक कठोर और मजबूत होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण करना, ये पौधे का बाह्य तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं है पौधे की बाह्य त्वचा। तो कौन कौन है देख लिए, पौधे को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण करना ये नहीं है। डी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो स्थूल कोण, जिसको स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा। आप इस चारों को बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एरेनकाइमा। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो स्थूल कोण उत्तक की, जो कोलेनकाइमा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी का मोटा होता है। नेक्स्ट हमारा, डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो वही कोलेनकाइमा आएगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी है। तो पौधों में भोजन के लिए है। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी है। तो पौधों में भोजन के लिए सीव ट्यूब आप याद रखिए।
नेक्स्ट हमारा डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियाँ मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण से मोटी होती है। किसके जमाव के कारण से दृढ़ ऊतक यानी कि जो पेरेन्काइमा होता है उसके मोटी होती है, तो यही लिग्निन के कारण से होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभोजी ऊतक जिसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभोजी ऊतक, आप इसको ध्यान में रखिए, तने और जड़ों में पाया जाता है लेकिन नाम है शीर्ष विभोजी ऊतक। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेन्काइमा। इसी को हम कठोर और मृत भी पाया जा बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो वही नारियल का छिलका वगैरह जितना भी कठोर है सब इसी में आता है, स्क्लेरेन्काइमा में। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर, डैश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती थी, लिग्निन के कारण से मोटी होती है। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, ये अस्थायी ऊतक में आता है, जाइलम और फ्लोएम। इधर जितना भी बचा स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ये चारों जो होता है ये अस्थायी ऊतक का उदाहरण है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम अस्थायी ऊतक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, यह कठोर और अस्थायी है। नेक्स्ट हमारा पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम जल ले जाता है और फ्लोएम फूड ले जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, जाइलम जल जड़ से लेकर पत्ती तक और फ्लोएम का काम है भोजन को लेके जाना पादप जगत का। तो कौन सा हिस्सा पानी और खनिज में परिवहन सक्षम करता है? तो जाइलम। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो ये जाइलम ऊतक मृत कोशिकाओं से बना है क्योंकि ये अस्थायी होता है। और उधर अगर देगा तो स्क्लेरेन्काइमा आप ध्यान में रखिएगा, वो भी एक मृत है लेकिन वो अस्थायी नहीं है। इसमें देखिए मृत वो एक अस्थायी है, जाइलम और अस्थायी है लेकिन स्क्लेरेन्काइमा अस्थायी है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा इसको। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो पानी जाइलम जल लेके जाता है। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जाइलम जल लेके जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में जल के वहन संबंधित है? जाइलम है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये पेरेन्काइम का जो होता है अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो ये सी नंबर इसका विभोज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। बोला डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो विभोज्योतक या मेरिस्टेमेटिक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, जो कोशिका उत्पादन या कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है? यही लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है जो पौधे के तनों में छल्लों के निर्माण जिसे हम रिंग बोलते हैं, जिसे पौधे की आयु भी उससे पता कर सकते हैं कि कितना पेड़ कितना साल का है। यही लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक यानी छल्लों के द्वारा ही हम लोग ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों को परिसंचन करता है? जड़ों से अगर देगा तो यहाँ से जाइलम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है, तो विभोज्योतक ऊतक जिसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं हम लोग। बोला डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है, तो विभोज्योतक ऊतक। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है, तो ये सेल्यूलोज और पैकेटिन के कारण से मोटी हो जाती है। और स्क्लेरेन्काइमा की जो कोने पर मोटी हो जाती है वो लिग्निन के कारण से, लेकिन कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है तो सेल्यूलोज और पैकेटिन के कारण से होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की अगर पूछेगा तो वो लिग्निन के कारण से मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट टिप या शूट टिप
में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभोज्योतक उत्तक पाया जाता है। ये रूट टिप और शूट टिप, इस बार भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभोज्योतक उत्तक, जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।